किसान जश्न मना रहा है इस बात का कि मैं जीत गया, मेरी चली। कि कैसे चली? कि मेरे को ये काले कानून दे रहे थे, मैंने नहीं लिए, मेरी चली, मैं जीत गया। दूसरी तरफ सरकार खुश है कि ये एमएसपी मांग रहे थे, हमने नहीं दी, हमारी चली, इसलिए हम जीत गए। तो दोनों के दोनों जीत गए। वैसे मैं असली बात बताऊं तो आपको, किसान का संघर्ष, एकता, इस देश के जनता की आवाज़ जीत गई, पर संयुक्त किसान मोर्चा का नेतृत्व फेल हो गया। ये आंदोलन खत्म हो गया, भी चलेगा? दोनों चीज़ों में बिल्कुल कंफ्यूज ना कीजिए। धरना खत्म हुआ है, आंदोलन एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि इसी सब आंदोलन के दौरान जो सवाल उठे थे निजीकरण के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, लूट के खिलाफ, वो सारे मुद्दे अभी बच रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, वो सारे मुद्दे भी बच रहे हैं। तो इनकी आवाज़ पूरे देश में एक मजबूत आवाज़ केंद्र बन के उभर रहे हैं राकेश टिकैत जी। तो हो सकता है संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं की जिम्मेवारी पूरी हो चुकी हो, लेकिन राकेश टिकैत की तो हकीकत यह है कि जिम्मेवारी अब शुरू हुई है। क्या जिम्मेदारी शुरू हुई है? वो पूरे देश में जितने भी तरीके से प्रताड़ित लोग हैं, अभी उन्होंने किसानों की इस बात को कहा, लेकिन इसी आंदोलन में उन्होंने कहा कि बेरोजगारी की समस्या। मैं आपको बता दूं बेरोजगारी की समस्या कितनी विकट होती है। आप लोगों ने शोले फिल्म देखी है? शोले का क्या डायलॉग है? कौन इस बोझ को नहीं उठा सकता, सबसे बड़ा भारी बोझ होता है बूढ़े बाप के कंधे पे जवान बेटे का जनाजा। लेकिन उससे भी भारी बोझ होता है जवान बेटे के ऊपर बेरोजगारी का। जब वो घर में घुसता है तो माँ की, बाप की, इनके उनकी आंखें नहीं मिला पाता है। तो वो बोझ जो है वो नौजवानों के कंधे पे से हटाने के लिए ऐसी आर्थिक नीतियां ना बने कि युवा बेरोजगार हो, उसके लिए भी राकेश टिकैत ने कहा है। निजीकरण, जो देश बेचा जा रहा है, उसके खिलाफ भी राकेश टिकैत ने कहा है। तो राकेश टिकैत जी जो हैं वो आप ये मान कर चलिए कि अभी तो उनकी लड़ाई बाकी है। तो ये भी कह रहे थे कि हमें एमएसपी पे कानून चाहिए। देखिए कई बार ऐसा होता है, अब ये संयुक्त के साथ कंप्रोमाइज नहीं, अब आप बात सुन लें, उनकी भाव भंगिमा ही बता रही हैं कि वो थोड़े से नाराज हैं। दिख रहा है। आप भी मानते हो, इस बात से सहमत हो कि उनकी, लेकिन क्या है कि ये संयुक्त किसान मोर्चा था, हम पंचायती लोग हैं। अगर ठीक है 5 में से 4 पंच एक तरफ हैं और मैं असंतुष्ट हूँ, फिर भी मुझे पंच को और पंचायत का सम्मान करते हुए चुप रहना पड़ता है। तो इस वक्त तो उनके सम्मान में हम लोग खामोश हैं। और एमएसपी वाला मुद्दा हो, निजीकरण वाला हो, बेरोजगारी वाला हो, ये सारे मुद्दे अभी ख़त्म नहीं हुए और इसे जनता की अदालत अभी बची है। 22 में यूपी में और 24 में दिल्ली में हम इसी मुद्दे पे इन लोगों को बाहर भेजने का काम करेंगे। ये लोग सोचते हैं कि इन्होंने एमएसपी ना देकर अपनी जीत कर ली है, लेकिन इन्होंने एक मैसेज बता दिया है, देश को संदेश दे दिया है कि अगर इनसे कुछ चाहिए तो इनसे टकराना पड़ता है। तो अब अगर एमएसपी चाहिए तो बीजेपी हटाइए, हम यूपी में जाएंगे। टकराने के बाद भी तो कुछ नहीं मिला ना। क्या मिला बताइए? 1 साल टकराए हम। देखिए एक बात बताऊं मैं आपको, अगर आप मिलने ना मिलने की बात करते हैं तो इस पूंजीवादी व्यवस्था में जहां के लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने के बाद सरकार कानून बनाती है, उस टाइम पे इस सरकार को पीछे धकेल देना ही, किसानों के पास इतनी बड़ी ताकत नहीं, यहाँ के नहीं, अमेरिका के, यूरोप के किसानों पे इतनी बड़ी ताकत नहीं है कि वो पूंजीवाद को ख़त्म कर सकें या हरा सकें। लेकिन हिंदुस्तान के किसान ने इन पूंजीवादी ताकतों को पीछे की तरफ धकेल दिया है और अब कम से कम 10 साल तक कोई भी तानाशाह सरकार ये हिम्मत नहीं कर पाएगी कि वो किसानों से इस तरीके से आमने सामने टकराए। तो अब ये अगली पीढ़ी जो हमारी जवान हो रही है, अब उसके हिस्से में आएगी ये लड़ाई। बात सिर्फ कानून की नहीं है, संविधान की भी है। तो लड़ाई किसान की समझ में आ चुकी है और जब तक विजय नहीं प्राप्त करेंगे आंदोलन चलेगा। कुछ लोग नाराज भी हैं ना इस फैसले से। ऐसा होता है, मैं भी खुश नहीं हूँ, योगेंद्र यादव बहुत खुश है, मैं नहीं हूँ। अब क्यों सिर्फ योगेंद्र यादव को टारगेट कर रहे हैं? बाकी भी लोग तो हैं, युद्धवीर सिंह भी थे, चढ़ूनी भी थे। युद्धवीर सिंह तो बीकेयू से जुड़े हुए हैं फिर भी कहीं, लेकिन योगेंद्र यादव जी जहाँ शाह से जो संपर्क साधा था वो उन्होंने ही साधा था। हाँ ठीक है, उन्होंने ही साधा था, लेकिन योगेंद्र यादव जी का अभी एक स्टेटमेंट आया है, एमएसपी तो वैसे भी मिलनी नहीं थी। अजीत अंजुम से बात करते हुए उन्होंने ये कहा है, तो फिर ये सब वो झूठ क्यों बोल रहे थे? और वो जो ये विद्या शिक्षा है ना, स्कूल, केजरीवाल अन्ना हजारे स्कूल, क्या आंदोलन खड़ा करो और शबाब पे आए फिर उसकी कमांड संभाल लो।
तो इन्होंने इस आंदोलन के बड़े होने के शबाब पे आने का इंतज़ार किया और जैसे ही प्रधानमंत्री ने घुटने टेके योगेंद्र यादव की आवाज़ मुखर हो गई और वो हमें समझाने लगे कि तुम लोग चलो, हम MSP की बात करके आ रहे हैं। तो ये उनकी गड़बड़ है। ये चला अच्छा, और आप की बात सही है, मैं किसी एक कोई पिन पॉइंट, योगेंद्र यादव एंड पार्टी, एंड पार्टी में कौन है? वो जो मालूम चलते जाएंगे उनका नाम बताते जाएंगे हम भी आपको। अभी तो योगेंद्र यादव टीम के कैप्टन है, टीम अब डिक्लेयर होगी, देखते हैं कौन कौन सा है इसमें। लेकिन एक बात तो निश्चित है, भाव भंगिमा से आप भी मेरे से सहमत होंगे, राकेश टिकैत संतुष्ट नहीं है। बिल्कुल। तो लेकिन योगेंद्र यादव तो भले आदमी, हर किसी के साथ हो जाते हैं वो तो। अरे वो तो सारी लड़ाइयाँ ही वो लड़ते हैं, सारी लड़ाइयाँ वो लड़ते हैं। स्वराज भारत कैसे बनेगा, योगेंद्र यादव बनाएगा। हिंदुस्तान भ्रष्टाचार मुक्त कैसे होगा, योगेंद्र यादव कराएगा। MSP कौन दिलवाएगा, योगेंद्र यादव दिलवाएगा। कितनी मीठी मीठी गोल गोल बातें, मीठी गोलियों से बच के रहना, इन्हीं के अंदर कहीं जहर होता है। कड़वी चीज़ें कोई नहीं निकलता, मीठी चीज़ें आसानी से निकल जाता है। योगेंद्र यादव बहुत ज़्यादा मीठा है, बस इसलिए मुझे शक हो जाता है। और योगेंद्र यादव कानून से परिचित नहीं है और इन्होंने हर बार उस बात को काटने की कोशिश की कि कानून आ जाए, कानून आ जाए, कानून आ जाए। इन्होंने उन लोगों को भी अलग रखने की कोशिश करी जो ऑल्टरनेट ड्राफ्ट दे सकते थे। सरकार आपको कानून देती है, आप उसके ऊपर बहस करते हैं। आप अपना कानून दे देते कि भाई मिनिमम तो गारंटी का प्रोग्राम ये वाला रहेगा, ये एक्ट है, अगर सरकार को इसमें कुछ ऐतराज़ है तो इसमें चेंज कर ले। लेकिन आप तो 19 तारीख को घुटने टेके मोदी ने और जूते छोड़ के भागे, ये समझ में नहीं आया। ऐसा आपकी राय मेरे से थोड़ी भिन्न होगी, मैं जानता हूँ। क्यों, ऐसा क्यों लगता हूँ? नहीं, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। देखिए, आप बहुत मजबूत पत्रकार हैं और बहुत समझदार पत्रकार हैं और आप जानते हैं दक्षिणपंथी किसे कहते हैं, पूंजीवादी किसे कहते हैं और किसकी बात कहनी चाहिए। आप अर्नब नहीं हैं, आप दीपक चौरसिया भी नहीं हैं, आप इनसे भी ज़्यादा रिफाइंड हैं। हाँ, दीपक चौरसिया का नाम लिया, बड़ा एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है आजकल, उनकी जबान लड़खड़ाने लगी है जब से आंदोलन वापस होने की बात हुई। थोड़ी सी जो पी ली है, ऐसा होता है। जश्न में थे और दिन गलत, गम में नहीं, जश्न में थे। वो तो सरकार की तरफ से ना कि MSP नहीं दी तो जश्न मनाओ, उन्हें तो ये मैसेज आया था, तो वो उसका जश्न मनाओ। दिन गलत चुन लिया। उस दिन CDS रावत का बड़ा दुखद निधन हुआ था, दिन गलत चुन लिया। वैसे मैं उनसे ये बात कहूँगा कि पीने का टाइम फिक्स कर लें, पीना गुनाह नहीं है, पीने का टाइम फिक्स कर लें। आपकी जो राइवलरी है योगेंद्र यादव से कई वीडियो से, ये सेफोलॉजिस्ट वाली राइवलरी तो नहीं है? नहीं, जिस वक्त वो पढ़ा रहे होंगे, मैं तो 89 के जनरल इलेक्शन पे सीफोलॉजी में था और फिर मैंने वो विद्या ये कह के छोड़ दी थी क्योंकि वो झूठी विद्या है। उसी में मैंने 195 प्लस माइनस 10 कांग्रेस की डिक्लेयर करी थी और उसी में 195 आ गई। इसका रिकॉर्ड रखा हुआ है AMU के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में। तो मैंने कहा भाई अब के बाद तो जो भी लगेगा तो चूकेंगे ही। बुल्स आई तो एक बार में हिट कर दी, लेकिन बाद में ये पता चला कि अब देख लो, आप खुद ही देख लो कहाँ आके गिर गए हम। शरद पवार को राजनीति सिखाएगा कौन? PK। राहुल गांधी की खटिया मीटिंग करवाएगा कौन? PK। JDU का मंत्री बन के उसे जितवाएगा कौन? PK। ममता बनर्जी को रास्ता दिखाएगा कौन? PK। ये ऐसे प्रोफेशनल्स की जो बाढ़ आई है ना, इसने भारत की राजनीति को इवेंट मैनेजमेंट में कर दिया है कन्वर्ट। तो भाई मेरी उनसे कोई राइवलरी नहीं है। SKM के इवेंट को किसने मैनेज किया? हाँ, ये बहुत खूबसूरत सवाल रहा आपका। इतने सारे लोग इतनी भावनाओं से ओतप्रोत होकर, ऐसे लोग जो घरों पे AC कमरों में रहते हों, जिनके बच्चे इंग्लैंड में हों, अमेरिका में हों, कनाडा में हों, वो बूढ़े बुढ़िया 1 साल तक बॉर्डर पे क्यों पड़े रहेंगे? नाले के किनारे पे क्यों पड़े रहेंगे? जब बारिश का पानी चढ़े और नाला ओवरफ्लो करे तो वो सफाई क्यों कर रहे होंगे? खाने की सुविधा नहीं, इलाज की सुविधा नहीं। तो इसे मैंने जो किया वो करने वाला वो था जिसने वो भावनाएं जगाई। क्या अन्याय से लड़ना? कौन? राम? आप उसे किसी भी नाम से कह सकते हैं, अल्लाह कह सकते हैं, ईश्वर कह सकते हैं, राम कह सकते हैं, वाहे गुरु कह सकते हैं। और अगर आप मेरे ऊपर जाएं
तो भाई मेरे साथ तो प्रॉब्लम ये है कि मैं उसी लैंग्वेज में बोलता हूँ जो सामने वाले के समझ में आती है। सामने वाले को अस्सलाम वालेकुम कहने में भी मुझे तकलीफ़ नहीं है अगर वो उसे समझ में आती है, सत श्री अकाल कहने में भी दिक्कत नहीं होती अगर उसको वो समझ में आती है, राम राम कहने में भी। लेकिन जय श्री राम का नारा बना देना, उसका राम राम के संबोधन को युद्ध घोष बनाना, उस पर मुझे एतराज़ है। बार बार लोग कह रहे हैं कि आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ, क्या कहना क्या चाह रहे हैं ये लोग? धरना स्थगित हुआ, आंदोलन कैसे खत्म हो जाएगा? आप बताइए, आपके जीवन की समस्या। एक बात बताऊं मैं आपको, इस राष्ट्र के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? यार समस्याओं का ढेर भी लग रहा है और बेरोजगार युवा। समस्याएं दूर कौन करेगा? युवा ऊर्जा, ऊर्जा से ही तो दूर करोगे, और युवा ऊर्जा तुमने बेरोजगार कर दी, तो इसीलिए समस्याओं का ढेर लग रहा है। तो जब तक एक योग्य व्यक्ति को व्यवस्था की वजह से रोजगार ना मिल पा रहा हो, उसकी मेहनत का उसको ना मिल पा रहा हो, जब तक उसके साथ न्याय नहीं हो पा रहा होगा, तब तक बेचैनी रहेगी, असंतोष रहेगा और आंदोलन रहेगा मेरे दोस्त। नहीं, लोग कह रहे हैं हम वापस आ सकते हैं, पॉसिबल है क्या वापस आना? कह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा मुद्दा इसमें कुछ आ गया तो अब एक बात का तो भरोसा है कि सरकार मोदी से बुरी तो खैर क्या ही आएगी। तो जब मोदी की सरकार आने से नहीं रोक सकी तो अगली सरकार क्या रोक पाएगी, या ये भी सरकार क्या रोक पाएगी? और जब मोदी के घुटने टिकवा दिए तो अब ऐसा कौन सा आएगा जिसके घुटने नहीं टिकवा देंगे? तो ये भरोसा जो है ना अपने अंदर, आत्मविश्वास सबसे बड़ा विश्वास होता है। आप दुनिया के कितने बड़े ज्ञानी बन जाएं, कुछ भी बन जाएं, अगर आपके पास आत्मविश्वास नहीं है तो आप जीरो हैं। तो ये भारत की जनता का आत्मविश्वास लौट आया और उसके अंदर पॉजिटिव पॉइंट ये है। सर लेकिन आत्मविश्वास तो आदमी को एग्रेसिव बनाता है। जैसे एग्रेसिव बनाता है, सिर्फ एग्रेसिव बनाता है? एग्रेसिव बनाता है मतलब मेरा कहने का ये है कि जो सरलता है वो नहीं रहती। मेरे सामने 100 लोग आए लड़ने और मैं टिक के खड़ा हो गया, 1.25 लाख थे एक लड़ाऊं, ये आत्मविश्वास। ये एग्रेसिव नहीं बना रहा, वो 1.25 लाख के जुल्म के सामने खड़ा होकर बात कर रहा है, ये है आत्मविश्वास।